हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज टुडे के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी न्यूज की बात करें उससे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस को हम मनाते हैं। ये दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही महान शिक्षक थे, तो उनसे बेहतर हमारे शिक्षकों को याद करने का, उनके योगदान को नमन करने का दिन नहीं हो सकता। इसीलिए हमने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में चुना है। पूरा देश हमारे जो शिक्षक रहे हैं उनका देश में, देश के निर्माण में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो उनका योगदान रहा है, उनका जो मार्गदर्शन रहा है, उसको आज के दिन याद करता है। और फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अगर हमारे न्यूज टुडे की बात करें तो आज जिन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसे शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट यानी कि एसआरएस रिपोर्ट 2023 की, जिसमें हमारी जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे हमारी डेथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इसके संदर्भ में उसका क्या ट्रेंड रहा है, इसको हम समझेंगे। राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट आई है, उसकी क्या फाइंडिंग्स है, और साथ ही हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि राजनीति का जो अपराधीकरण है उसके क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव हमारे लोकतंत्र पर पड़ता है, इसको हम इस न्यूज में कवर करेंगे। हम भारत और सिंगापुर के जो संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। भारत और सिंगापुर के संबंधों को अब 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर हैं और कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो क्या है उसको हम इस न्यूज में कवर करेंगे। नीति आयोग ने दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए रोड मैप जारी किया है। इस पर एक रिपोर्ट उन्होंने दी है कि आगे आने वाले समय में हम किस तरीके से दलहन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसको हम समझेंगे। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित हुआ है। दिल्ली के पास ही सोहना जो क्षेत्र है वहां पर ये संयंत्र स्थापित किया गया है। तो भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा होने के कारण ये कितनी आपूर्ति करेगा, इसे हम समझेंगे। लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि भारत ने हेल्थ एआई जीआरएन में शामिल होने के बाद भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, भारत किस तरीके से जो इंडिया एआई मिशन है उसमें हेल्थ एआई को किस प्रकार से ये डिसीजन प्रभावित करेगा, इसको हम इस न्यूज में कवर करेंगे। अगर हम शॉर्ट न्यूज की बात करें तो मिशन मौसम सुर्खियों में रहा फिर से। इसी के साथ में मेंथेडियनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट, ये एक टर्म चर्चा में रही, क्या है ये इसके बारे में हम समझेंगे। हॉल मार्किंग चर्चा में रही है। लाइव्स और अर्थ का अनावरण हुआ है, कोल से संबंधित है, इसको हम समझेंगे। आयुर्वेद आहार क्या होता है, इसको हम समझेंगे। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2025 रिपोर्ट आई है, इसको हम समझेंगे। साथ ही मणिपुर के संदर्भ में जो अभी तक हिंसा वहां पर चल रही थी, तो कुकी जो समूहों के बीच में शांति समझौता हो गया है, तो इसको हम जानेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या योगदान रहा है, वो आज के हमारे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व होंगे। चलिए आज की जो पहली खबर है उस पर हम बात करते हैं। तो हमारी पहली खबर है जो कि बात करती है हमारी जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों के संदर्भ में। एक रिपोर्ट जारी की गई है। जो रिपोर्ट है उसका नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है ये जानना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट जारी की गई है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अर्थात कि भारत में जनसंख्या संबंधी जो मामले होते हैं वो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये जनसांख्यिकी सर्वेक्षण दुनिया के सबसे बड़े जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों में से एक हो जाता है ये, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो अब विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसको जारी करता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय ये इसको जारी करता है। और साथ ही ये प्रजनन और मृत्यु दर दोनों से जुड़े हुए वार्षिक अनुमान भी ये जारी करता है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि हम जो जनसंख्या की गणना की जाती है ये अंग्रेजों के समय से की जाती है। 1781 में पहली बार जनगणना की गई थी और उसके बाद लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर लगातार जनगणना की जा रही है। तो ये जनगणना क्यों की जाती है?
तो जनगणना करने का और उससे जुड़े हुए अलग अलग तरह के जो आंकड़े होते हैं उनका सर्वेक्षण करने का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो सरकार है वो नागरिकों के लिए बेहतर रणनीति या नीति का निर्माण कर पाए। ठीक है, जब सही आंकड़े हमारे पास होंगे तभी हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि भारत की स्थिति क्या है और भारत के किस क्षेत्र में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक समय पर भारत में लिंगानुपात की जो समस्या थी कि लिंगानुपात कुछ राज्यों में बहुत ही कम हो गया था, जिसके आधार पर फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार के द्वारा लाई गई। और अभी आप देखते हैं कि जिन राज्यों में लिंगानुपात 890 के आसपास पहुंच गया था, उन्हीं राज्यों में अब लिंगानुपात अब बढ़ करके उनकी स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। ठीक है, अब अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारा जो GS1 का जो टॉपिक है जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे, ठीक है, तो उससे संबंधित जो ये टॉपिक है ये हमारा हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अब इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी अगर हम बात करें उससे पहले कुछ प्रमुख शब्दावलियां हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम उन शब्दावलियों को जान लेते हैं। तो रिपोर्ट में बात की गई है जो एक कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, वो क्या होती है कि एक महिला का जो प्रजनन काल होता है ना, एक महिला का जो प्रजनन काल होता है उसकी पूरी अवधि में उसके द्वारा जन्म लेने वाले जो बच्चों की औसत संख्या है वो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है। अर्थात कि एक महिला का जो प्रजनन काल है यानी कि जिसमें उसका जो शरीर है शारीरिक रूप से बायोलॉजिकल रूप से वो बच्चे का जन्म देने में सक्षम है, उस पूरे काल में उस महिला के द्वारा जितने बच्चे जन्मे गए हैं उनका जो औसत होता है वो टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। इसके साथ में शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर है का मतलब होता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों में कि जो 1000 जीवित जन्म हुए हैं उसमें 1 वर्ष की कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु होती है उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। 1000 जो कुल जन्म हुए हैं उसमें से 1 वर्ष के अंदर अगर कोई बच्चा मर जाता है तो उसे फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत उसे काउंट किया जाता है। अगला है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। ऊपर बात कर रहे थे हम 1 वर्ष की, यहां हम बात कर रहे हैं 5 वर्ष की, कि 1 वर्ष विशेष में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनकी जो मृत्यु हुई है उसे हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसी के साथ में अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट। जो क्रूड बर्थ रेट होती है वो किसी भी वर्ष के मध्य में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या जो होती है उसे क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है यानी कि अशोधित जन्म दर कहा जाता है। इसे क्योंकि वर्ष के मध्य में काउंट किया जाता है तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं होता है, इसीलिए इसे क्रूड कहा जाता है यानी कि अशोधित कहा जाता है। इसी तरीके से अशोधित मृत्यु दर यानी कि क्रूड डेथ रेट्स जो होती है उसमें भी जो वर्ष के मध्य में प्रति 1000 लोगों की जो मृत्यु होता 1000 लोगों पर जो होने वाली मृत्यु की संख्या है उसे क्रूड डेथ रेट के अंतर्गत उसे काउंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लिंगानुपात है। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसका जो अनुपात होता है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये हमारी कुछ शब्दावलियां थी जो कि आगे की जो फाइंडिंग्स है उसमें समझने में हमारी हेल्प करेंगी। तो जो रिपोर्ट है उसकी सबसे पहली फाइंडिंग है कि जो कुल प्रजनन दर है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2023 में उसका जो राष्ट्रीय स्तर है वो 1.9 हो गया है, जो कि प्रतिस्थापन दर जो कि 2.1 होती है उससे नीचे है। प्रतिस्थापन दर क्या होती है कि किसी भी देश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है या जो उसका प्रजनन दर है वो अगर 2.1 है तो उसकी जो जनसंख्या है वो जितनी अभी है उतनी जनसंख्या वो आगे भी बनी रहेगी। इसी को प्रतिस्थापन दर कहते हैं, अर्थात कि जितने लोगों की मृत्यु हो रही है लगभग उतने ही जन्म हो रहे हैं, अर्थात कि जनसंख्या जो है वो स्थिर बनी हुई है, इसे प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है 2.8 और दिल्ली में सबसे कम है 1.2 है ना। ये अंतर आप साफ देख भी सकते हैं कि जो बिहार है वो अपेक्षाकृत कम विकसित है और दिल्ली जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित है। तो ये अंतर जो फर्टिलिटी रेट है उसमें अंतर यहाँ आंकड़ों में भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया गया है कि अगर हम अर्बन में देखते हैं तो अर्बन का जो ये हमारा ग्राफ है ये कम है, ये 1.7 से लेकर के 1.5 तक एवरेज जो है इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा है। तो यहां पर ये भी आंकड़ा हमारे सामने है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें प्रजनन दर कम है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें प्रजनन दर ज्यादा है।
उसके कारण क्या है ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कारण होता है शिक्षा, दूसरा होता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे होते हैं, लाइफ स्टाइल जो होता है वो शहरों में अपेक्षाकृत महंगा होता है। इसीलिए जो शहरों में फैमिली प्लानिंग है वो ज्यादा बेटर शहरों के लोग करते हैं। अगली जो फाइंडिंग है वो बात करती है शिशु मृत्यु दर की। तो 2023 में जो शिशु मृत्यु दर है वो 25 हो गई है, जो कि 2022 में 26 थी और 2018 में 32 थी। यानी कि 32 से घट करके 2018 लगभग पिछले 5-6 सालों में हमारी जो बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 32 से घट करके 25 हो गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। और यहां पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 37 है और केरल में सबसे कम है। हमारी जो शिशु मृत्यु दर है वो 5 ही है। ठीक है, और ये जो यहां पर बताया गया कि 25 है हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 बच्चों में से लगभग 25 बच्चे जो हैं वो 1 वर्ष से कम की आयु में मर जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यही आंकड़ा यहां पर सिंप्लीफाई करके बताया गया है कि 40 शिशुओं में से एक जो शिशु है उसकी मृत्यु जन्म लेने से 1 वर्ष के भीतर हो जाती है। यहाँ पर ग्राफ के जो मैप है, मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, कलर कोडिंग के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि जो थोड़े से येलोइश हैं यहाँ पर जो ये राज्य हैं सारे, इन राज्यों में 20 से कम है। जो ये राज्य हैं थोड़े से ग्रीनिश जो हैं वहां पर 41 से ज्यादा है। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें ये दर्शाया गया है। और यहाँ पर भी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष के संदर्भ में बताया गया है। तो उसमें जो मेल है, मेल की थोड़ी ज्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी, और जो फीमेल है उनकी थोड़ी कम है, और जो औसत है वो लगभग या दोनों का यहां पर दर्शाया गया है इस मैप के माध्यम से। अब अगर हम बात करें कि अगली जो फाइंडिंग है वो बात करती है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, जो कि 2022 में 30 थी और 2023 में घट करके वो 29 हो गई है। और मुख्य रूप से जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं की अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में गिरावट यहां पर देखी गई है। ये आंकड़े हमें बताते हैं। अगर हम क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 18.4 था और बिहार में सर्वाधिक था 25.8 और तमिलनाडु में सबसे कम 12 के आसपास 12 था ये। तो ये क्रूड बर्थ रेट है। तो अब ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का आप उपयोग अपनी आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। इसी तरीके से जो क्रूड बर्थ डेथ रेट है वो 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 6.4 रह गई है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है वो 8.3 और दिल्ली में सबसे कम है 4.8। ठीक है, तो ये जो अंतर आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर मृत्यु दर ज्यादा है, जन्म दर ज्यादा है, वो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जो अपेक्षाकृत रूप से कम विकसित हैं, जहां पर स्वास्थ्य संरचनाएं उतनी बेहतर नहीं है, जहां पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उतनी बेहतर नहीं है, वहां पर जो रोजगार है या लाइफ स्टाइल है वो उतना बेहतर नहीं है। और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो हम देख रहे हैं ये सारी रेट्स जो हैं वो अपेक्षाकृत कम बनी हुई हैं। और उसका जो सीधा अंतर है वो हमें वहां के विकास के संदर्भ में देखने को मिल जाता है। अगर हम और फाइंडिंग्स की बात करें तो यहां पर लिंगानुपात के संदर्भ में बताया गया है कि जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो सेक्स रेशियो एट बर्थ 2020 से 22 के बीच में 914 था और उससे सुधर करके 2021 से 23 में वो 917 हो गया, यानी कि थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें भी देखी गई है। और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात सबसे अधिक है 974 और उत्तराखंड में सबसे कम है 868। ठीक है, एक समय पर हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात हुआ करता था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने हरियाणा में बेहतर रूप से जागरूकता का कार्य किया और अब उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं कि वहां पर लिंगानुपात में अपेक्षाकृत सुधार होने को हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बताया है कि लगभग 914 है और शहरी क्षेत्रों में 925 हमारा लिंगानुपात बना हुआ है। और यहां पर 2016 से लेकर के और 2023 के बीच में लिंगानुपात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक हमारे लिए अच्छी खबर है। जितनी ज्यादा लिंगानुपात बेहतर होगा, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, महिलाएं और बेहतर तरीके से समाज में, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएंगी। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि यूपीएससी 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन आपका जीएस में नहीं पूछा गया था, जीएस में नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीसेट में।
ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, यहां पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके आधार पर आप जो निष्कर्ष है वो निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसका जो मुख्य उपयोग है वो आप अपनी परीक्षा में करेंगे, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग के टाइम पे। और यूपीएससी में जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है आंकड़ों के संदर्भ में, तब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक प्रश्न पूछने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, वहां पर संबंधित राज्यों के और देश के राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आंकड़े हैं जनगणना के, उनसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। 2-3 प्रश्न हर साल वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मुख्य परीक्षा के प्रश्न की बात करें तो 2013 में प्रश्न पूछा गया, ये मतलब जीएस के प्रश्न की बात करें तो 2013 में जीएस में प्रश्न पूछा गया था कि जनांकिकी यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इन चारों में से क्या करना चाहिए, इसको आप कमेंट में बताइएगा। अब अगर मुख्य परीक्षा के प्रश्न की बात करें तो 2015 में ही जनसंख्या से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे और जनसंख्या से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर लगभग हर साल ही यूपीएससी प्रश्न पूछती है। पहला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या फिर निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। क्या जनसंख्या वृद्धि से निर्धनता होती है या फिर जब निर्धनता होने के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है? तो इसका समालोचनात्मक परीक्षण आपको करना है, तो ये आप कमेंट में बताइए। साथ ही एक और प्रश्न है कि आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जाति के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। कि जो जनजातीय लिंगानुपात है वो अनुसूचित जातियों में कम है जबकि जनजातियों में ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसको भी आप आंसर में जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए, तो अब हमारी अगली न्यूज है, अगली न्यूज की हम बात कर लेते हैं। अगली न्यूज हमारी जीएस2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज है हमारी राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के। भारत का एक एनजीओ है एडीआर, जो कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करता है। ठीक है, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए वो काम करता है। तो उसी के द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें जो भारत के अलग अलग राज्य हैं और केंद्र सरकार है, उनकी सरकारों में जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उस पर यहाँ पर बात कही गई है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो राजनीति का अपराधीकरण है उसके क्या कारण है और क्या क्या अभी तक राजनीतिक अपराधीकरण को कम करने के उपाय किए गए हैं और इससे क्या नुकसान हमें होता है। ठीक है, तो राजनीति के जो हमारी रिपोर्ट है वो क्या है, एडीआर की रिपोर्ट है जो भारतीय राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर प्रकाश डालती है। एडीआर की जो रिपोर्ट है इसमें जो हमारे 27 राज्य विधानसभाएं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के आपराधिक रिपोर्ट का विश्लेषण यहां पर किया गया है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएस2 का जो हमारा टॉपिक है, जो निर्वाचन या चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इससे जुड़ जाता है हमारा ये टॉपिक। अब अगर हम बात करें कि जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट की प्रमुख फाइंडिंग्स क्या है, तो ये रिपोर्ट कहती है कि मंत्रियों द्वारा घोषित आपराधिक मामले जो हैं उसमें से 643 में से 302 मंत्रियों पर, यानी कि जो 47% जो मंत्री हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। यानी कि लगभग 50% जो मंत्री हैं हमारे सरकारों में, विभिन्न सरकारों में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे वो हमारी यूटी की सरकार हो, उनके अंतर्गत लगभग 47% जो मंत्री हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले घोषित हैं। और इनमें भी लगभग 27% मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित हैं। इसमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित अपराध भी शामिल हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब मंत्री स्तर पर ही इतने ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं तो कितना ज्यादा राजनीति का अपराधीकरण है, वो उसकी जो पैठ है वो हमें दिखाई देती है। अब अगर हम बात करें कि राजनीति का अपराधीकरण होता क्यों है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहला कारण है बाहुबल और आपराधिक सांठगांठ। कि जो अपराधी होते हैं, जब अगर आपने 1970s 80s के दौर की अगर फिल्में देखी हो और तो आपने लगातार देखा होगा कि जो नेता है, नेता किसी अपराधी के साथ मिलकर के जो चुनाव है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो राजनीति का अपराधीकरण हुआ, लेकिन साथ ही जो अपराधी हैं, अपराधी एक टाइम के बाद में ये सोचता है कि जब मैं किसी नेता को जिता रहा हूं तो इससे बेहतर होगा कि मैं ही जो चुनाव लड़ करके
क्यों ना राजनीति में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि मुझे ज्यादा बेहतर सुविधाएं राजनीति में वहां मिलेंगी। आपने लगातार अभी कुछ वर्षों में मामले भी देखे होंगे, लगातार चाहे वो यूपी के कुछ मामले आए हैं जहां पर लगातार बहुत से ऐसे माफिया हैं जो कि अपराधी में बड़े बड़े पदों पर वो रहे, लगातार लंबे समय तक वो सांसद या विधायक रहे, कई बार वो मंत्री भी बने। तो ये आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाहुबल है, बाहुबल और जो अपराधीकरण है, उसकी एक साठगांठ यहां हमें देखने को मिलती है। जो धर्मवीर आयोग है 1977 का, उसके अनुसार राजनेता अपराधियों का उपयोग भय उत्पन्न करने के लिए और पैसे से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं, और अक्सर उनकी चुनावी जीत की क्षमता के कारण पार्टी उन्हें टिकट देकर के पुरस्कृत भी करती है। यानी कि जो राजनीतिक दल है वो ऐसे कैंडिडेट्स को जिनकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो किसी भी मीन से जीत रहे हो, किसी भी साधन से वो जीत रहे हो, चाहे वो अपराधियों का सहयोग लेकर के पैसे के द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करके ही वो जीत रहे हो, लेकिन उनकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसीलिए जो राजनीतिक दल हैं वो उन जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं उनको टिकट देने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है धनबल का, कि जो पैसे हैं, क्योंकि चुनाव जो है अगर आप देखेंगे कि भारत में जो सांसद का चुनाव लड़ना हो या विधायक का चुनाव लड़ना हो तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जबकि जो नियम है, नियम बहुत ही सीमित है। जो नियम है वो ये कहते हैं कि जो विधायक है और सांसद है वो स्पष्ट रूप से कितने कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। तो वो राशि जो है वो बहुत कम है, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो धनबल है वो चुनाव में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चुनावी खर्च बहुत ज्यादा होता है, साथ ही राजनेता और नौकरशाहों की साठगांठ होती है। इससे भ्रष्टाचार और अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो राजनीति में, क्योंकि जब अवैध फंडिंग होगी तो उससे अपराधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पहचान की राजनीति है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो भी मिल जाए, जिससे वो चुनाव लड़ने की संभावनाएं उनकी बढ़ जाती है। वो जो स्थानीय स्तर के चुनाव है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, या फिर वो जो राज्य विधानसभाएं हैं उसके चुनाव हो, उसको वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें आपराधिक व्यक्तियों का जो प्रभुत्व है वो ज्यादा होता है, और यहाँ पर जाति और धर्म है उसको भी प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा और अगर कुछ कारण देखें तो जो कानून है वो हमारे उतने सख्त नहीं है। अभी जाकर के 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया उसके बाद से कानून थोड़े सख्त हुए कि किसी व्यक्ति को अगर 2 वर्ष से अधिक की अगर उसे सजा मिल जाती है तो वो अपनी सजा समाप्त होने के 6 साल बाद भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेगा। जब ये कानून आया उसके बाद से ये काफी कमजोर, काफी जो अपराधीकरण है उसमें थोड़ी कमी आई है। तो कानूनों की जो कमजोर स्थिति है वो, न्याय प्रक्रिया धीमी है। जो यहां पर हमने आंकड़ों की बात की कि जो मंत्रियों के ऊपर जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उसमें कोई निर्णय ही नहीं आया है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि जब निर्णय आ चुका हो, 2 साल से अधिक की सजा उसे मिल चुकी हो, तब वो अयोग्य घोषित होता है। मामला अगर उसका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये न्याय प्रक्रिया है वो धीमी है। साथ ही सामाजिक आर्थिक कारक भी हैं हमारे, जो हम समाज में देखते हैं कि जातिगत तौर पर ज्यादा, अब चाहे व्यक्ति अगर अपराधी ही हो लेकिन अगर वो हमारी जाति का है तो संभावनाएं होती हैं कि भारत के लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। उसी तरीके से भारत जो चुनाव में पैसे का उपयोग होता है वो अपेक्षाकृत रूप से जो गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको पैसे दे करके या फिर और कोई अन्य मीन्स दे करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इससे जो आपराधिक व्यक्ति हैं वो हमारी विधानसभाओं और लोकसभा या राज्यसभा में वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से गरीबी, निरक्षरता, अल्प विकास मतदाता हेरफेर को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारे जब तक जो मतदाता है वो शिक्षित नहीं होंगे, वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसको पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये प्रमुख कारक थे। अब अगर हम बात करें कि राजनीतिक अपराधीकरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो प्रभाव है कि हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है और कानून का जो शासन है उसका क्षरण होता है। जब एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति लोकसभा, संसद या फिर विधानसभा में जाएगा तो वो लोकहित की बात करेगा, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की बात करेगा, वो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की बात करेगा। लेकिन अगर कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति जाता है तो इससे क्या होगा कि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनका क्षरण होगा। जो हमारी
जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं, उसके मूल्यों का क्षरण होगा। साथ ही जो कानून का शासन है, जब अपराधी खुद ही कानून बनाने लग जाएंगे तो फिर कानून के शासन का क्षरण तो होगा ही। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सार्वजनिक जीवन में आपराधिक तत्वों के शामिल होने के कारण राजनीति, अपराध और हिंसा का आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं, साथ ही कानून के शासन को भी ये प्रभावित करते हैं। न्याय मिलने में कठिनाई होगी इससे, कि जो जब तक पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी हमारी संसद की, हमारी विधानसभाओं की, तब तक जो न्याय है, जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, जिसकी राजनीतिक न्याय की हम बात करते हैं, वो हमें नहीं मिल पाएगा। जो हमारी जो संविधान है, संविधान की उद्देशिका है, वो बात करती है आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की और सामाजिक न्याय की। तो जब तक अगर हमारी संसद में या हमारी जो विधायिका है उसमें अगर आपराधिक व्यक्ति चले जाते हैं, तो वो जो न्याय है, वो न्याय हमें नहीं मिल पाएगा। जो संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो इससे जो न्याय है, न्याय प्रभावित होगा। साथ ही भारत सरकार में अधिक लोकतांत्रिक होने की बजाय अपराधियों की सरकार व अपराधियों के लिए सरकार में बदलने का जोखिम इससे उत्पन्न हो जाता है। कि अभी तक जो हम बात करते थे कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यहां पर हो जाएगा कि अपराधियों का अपराधियों के लिए, अपराधियों के द्वारा शासन। तो यहां पर ये जो ये खतरा है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति को दिखाता है। तो ये हमारे जो राजनीति के अपराधीकरण है उसके कुछ प्रभाव हमने देखे। अब अगर हम बात करें कि इसको कम करने के लिए, राजनीति के अपराधीकरण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो सबसे पहले तो विधायी उपाय है ना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। उसकी धारा 8(3) जो है वो ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को कम से कम 2 साल की अगर सजा मिल जाती है तो उसे रिहाई के बाद में 6 साल की अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) ये कहती है। ठीक है, तो ये हो गया विधायी उपाय। अगर न्यायिक निर्णयों की बात करें तो न्यायिक निर्णयों में पहला है भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यही हमारा एडीआर है, जिसकी रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं। वही एनजीओ के द्वारा एक केस दायर किया गया था। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए पिछले और लंबित आपराधिक आरोपों का खुलासा करना अनिवार्य बनाया गया। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति अपनी नामांकन भरता है किसी भी विधानसभा के लिए या फिर संसद के लिए, अगर वो अपना नामांकन भरता है तो चुनाव में नामांकन भरते समय उसे अपने आपराधिक रिकॉर्ड, चाहे उसके ऊपर कोई मामला चल रहा हो या कोई मामला पहले का लंबित हो या फिर किसी मामले में उसे सजा सुनाई गई हो, हर प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा उसे अपने नामांकन में करनी होगी। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा। इसी के साथ में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018 का था। इसमें कहा गया कि जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा जो उनके उम्मीदवार हैं, यहां पर तो कहा गया कि जो उम्मीदवार है वो स्वयं करेगा। यहां पर जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के अनिवार्य प्रकाशन का आदेश यहां पर दिया गया कि यहां पर तो उसे इंडिविजुअल अपने नामांकन में घोषणा करनी है, यहां पर राजनीतिक दलों के द्वारा अपने सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की अनिवार्य प्रकाशन करने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसी के साथ में लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का केस रहा। इसमें वही बात दोहराई गई कि न्यूनतम 2 वर्ष तक की सजा पाए जनप्रतिनिधियों को ऊपरी अदालत में अपील का अवसर दिए बिना उन्हें उनकी सदस्यता से तत्काल अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये केस था जिसमें ये कहा गया। इससे पहले क्या होता था कि जो हमारी ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) है, इसमें एक लूप होल था कि अगर 2 साल की सजा मिल चुकी है, लेकिन उसने क्या किया कि जो ऊपरी अदालत है उसमें अपील कर दी। अपील करने के बाद ये मामला फिर से लंबित हो गया। अगर मामला लंबित हो जाता है तो फिर उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये लूप होल था। लेकिन लिली थॉमस बनाम भारत संघ में कहा गया कि उसे अगर न्यूनतम 2 वर्ष की सजा उसे अगर मिल गई है तो वो चाहे अपील करे या ना करे, उसे अपील का अवसर मिलेगा। लेकिन इस मामले में अवसर नहीं मिलेगा कि उसकी सदस्यता को अयोग्य घोषित ना किया जाए। उसकी सदस्यता तत्काल रूप से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात उसे विधायक या सांसद के पद से उसे हटा दिया जाएगा। तो ये जो कुछ केसेस हैं वो चर्चा में रहे। अब इस पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जो 2022 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि आरपीए एक्ट 1951 के संदर्भ में यहां पर आपसे पूछा गया है
कि संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए कि इसके चुनाव में जो विवाद होते हैं उसकी निर्णय की प्रक्रिया क्या है उसे बताइए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है, उसके क्या आधार हैं वो बताने हैं। इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है, वाद विधायी विधियों का संदर्भ दीजिए, यानी कि केस लॉज जो है उसका भी संदर्भ यहां पर दीजिए। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही अच्छा आंसर आपको कमेंट में लिखना है। इसी के साथ में यूपीएससी द्वारा आरपीए पर और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इस साल यूपीएससी ने आरपीए की धारा 123 पर प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है इसको भी आप पढ़िए जरूर। ठीक है, तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसकी विभिन्न धाराएं यूपीएससी में लगातार पूछी जाती हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज जो है वो भारत और सिंगापुर के संबंधों से संबंधित है। अभी हाल ही में जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं वो भारत यात्रा पर हैं और 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ था। उस समय भारत और सिंगापुर के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो एस्टेब्लिश हो गए थे और उनको अब 60 वर्ष पूरे हो गए। तो इन 60 वर्ष पूरे होने पर अभी जो कुछ समझौते हुए हैं उसको हम इस न्यूज में देखेंगे। ठीक है, तो यही है हमारी कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर है और कूटनीतिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं और जो ये 60 वर्ष हैं ये भारत और सिंगापुर की मित्रता, परस्पर विश्वास, आपसी सम्मान की साझा विरासत की पुनर्पुष्टि ये करते हैं कि भारत और सिंगापुर के बीच में ये जो संबंध है 1965 के बाद जो स्थापित हुए हैं ये तो है ही, लेकिन भारत और सिंगापुर के बीच में ऐतिहासिक रूप से भी संबंध रहे हैं। अगर आपने श्री विजयनगर साम्राज्य का अगर आपने पढ़ा हो तो जो हमारे चोल शासक थे, चोल शासकों का इंडोनेशिया, थाईलैंड तक उनका प्रभाव था और वहां तक उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया था। तो एक समय पर जो सिंगापुर है, सिंगापुर भारत का हिस्सा भी वो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS2 का जो बायलैटरल रिलेशन वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित हमारा ये हो जाता, जो टॉपिक है ये हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि भारत और सिंगापुर के बीच में जो अभी समझौते हुए हैं वो क्या हैं और जो ये यात्रा हुई है उसके क्या परिणाम निकले हैं, तो यहां पर जो भारत और सिंगापुर के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसको और बेहतर करने के लिए रोड मैप बनाया गया है और 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की यहां पर घोषणा की गई है। सबसे पहले आर्थिक सहयोग की बात की गई है कि भारत और सिंगापुर के बीच में अभी जो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते हैं ये समझौता 2002 में हुआ था और इसकी अभी तीसरी समीक्षा होनी है। तो इस तीसरी समीक्षा को जल्दी से जल्द करके और जो आर्थिक सहयोग है उसको और बेहतर और ज्यादा व्यापक बनाने की आवश्यकता यहां पर बताई गई है। साथ ही 2025 में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते को भी जल्द से जल्द करने की बात यहां पर की गई है, जिससे कि आसियान और भारत के बीच में जो गुड्स ट्रेड है उसको भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ में भारत का जो सेमीकंडक्टर उद्योग है इसका समर्थन करने की बात सिंगापुर ने की है। भारत सिंगापुर के बीच में जो कैपिटल मार्केट है उसकी कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की बात कही गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत की जो इसरो की सहयोगी कंपनी है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस और सिंगापुर का जो ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री है इनके बीच में भी संयुक्त सहयोग की बात की गई है, अर्थात कि हम यहां पर आर्थिक सहयोग इन सभी क्षेत्रों में करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ में ही रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में भी सहयोग करने की बात की गई है, क्योंकि सिंगापुर इंडो पैसिफिक एरिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भू राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम ओपन फॉर ऑल की बात करते हैं कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो सभी के लिए ओपन रहे, स्वतंत्र रहे, तो उसके लिए सिंगापुर के साथ में हमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी करना होगा। इसके तहत हम क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन तथा मानव रहित पहुंच जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की बात यहां पर कही जा रही है। सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद के वित्त पोषण को कम करने के लिए भी दोनों देशों ने प्रतिबद्धता अपनी जताई है। डिजिटलीकरण पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसा आप जानते हैं कि जो वर्तमान युग है ये डिजिटलीकरण का युग है, तो डिजिटलीकरण को बेहतर करने के लिए फाइनेंस और फिनटेक सहयोग की हम बात कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी
रहे, क्योंकि डिजिटलीकरण होगा तो साइबर फ्रॉड होने की संभावनाएं होती हैं, साइबर क्राइम होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा होनी चाहिए। पूंजी बाजार संबंधी जुड़ाव होना चाहिए, जैसा हमने भी देखा कि भारत और जो सिंगापुर है उसके बीच में जो कैपिटल मार्केट है दोनों का जुड़ना चाहिए, जिससे कि जो एक दूसरे देशों में निवेश होने की संभावनाएं ज्यादा हो सके। ठीक है, सीमा पर भुगतान के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज की क्षमता का विस्तार करने की बात की जा रही है, कि जो यूपीआई है उसका विस्तार और ज्यादा सिंगापुर के साथ में करने की बात की जा रही है। कौशल विकास के संदर्भ में हमने सहयोग किया है, जो चेन्नई है, चेन्नई में हमने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस को संयुक्त रूप से विकसित किया है, कि जो हम चाह रहे हैं, भारत चाहता है कि अब भारत सेवा से हट करके, सेवा क्षेत्र से हट करके अब विनिर्माण उत्पादक राष्ट्र बने। तो उसके लिए हमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौशल विकास करने की आवश्यकता है। तो भारत और सिंगापुर मिलकर के कौशल विकास के संदर्भ में भी सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम और देखें तो संधारणीयता पर भी हम बात कर रहे हैं, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल हो। इसके लिए हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, है ना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें सहयोग करने की बात कर रहे हैं। साथ ही हम बहुत सारी हरित पहलों पर सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि संधारणीयता जो है उसको हम और बेहतर बना सके, हमारे संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाए। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन का सहयोग बढ़ाने की बात की जा रही है, और शहरी जल प्रबंधन और असैन्य परमाणु क्षेत्रों में सहयोग भी हम खोज रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्र हैं संधारणीयता के संदर्भ में जिन पर हम काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो व्यापार होता है, व्यापार बहुत ही ज्यादा होता है, तो उस संदर्भ में सिंगापुर के पोर्ट हैं और भारत के जो पोर्ट्स हैं उनके लिए हम भारत सिंगापुर ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। स्वास्थ्य देखभाल सेवा और चिकित्सा में हम डिजिटल स्वास्थ्य और रोगों की निगरानी करने के लिए हम एआई पर, आगे जो न्यूज एक और न्यूज आएगी, हम यहां पर एआई पर भी सहयोग कर रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ सेक्टर में एआई को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसमें भी भारत और सिंगापुर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। साथ ही लोगों के बीच में जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये हमारा ऐतिहासिक रूप से ही रहा है, इसको और बेहतर करने की बात की जा रही है, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारे डायस्पोरा के संदर्भ में हो। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको भी हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही दोनों देशों ने अपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी वार्षिक समीक्षा के लिए भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को अब इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, उसे संस्थागत करने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो जो था वो रैंडम था कि कभी भी हो जाता था, लेकिन अब उसको प्रॉपर रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, कि उसे वर्ष में कितने टाइम पर मिलना है, कब मिलना है और कितनी फ्रीक्वेंसी से मिलना है, इस पर भी हम फोकस कर रहे हैं, कि ताकि हमारे जो मंत्री स्तर के लोग हैं, हमारे जो एक दूसरे के समकक्ष मंत्री हैं, वो मिलकर के, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो, वो मिलकर के एक दूसरे का सहयोग वो कर पाए, जिससे कि एक दूसरे देशों के साथ मिलकर के हम और बेहतर रूप से हर क्षेत्र में अपना योगदान कर पाए। तो ये हमारी जो थी वो न्यूज थी। अब इस पर जो प्रश्न आया है, क्योंकि सिंगापुर पर, तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले नीचे दिए गए महाक्रम जो नगर हैं उनका सही स्थिति क्रम क्या है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर, तो ये दक्षिण से उत्तर यानी कि नीचे से ऊपर जाने का इसका सही क्रम आपको बताना है, इसको आप कमेंट में बताइए। और जो सिंगापुर की लोकेशन की मैं बात कर रहा था, सिंगापुर की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट ऑफ सिंगापुर है और ये स्टेट ऑफ जौहर है। तो यूपीएससी आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि जो स्टेट है ना, स्टेट ऑफ मलक्का भी यहीं पर है, तो स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ जौहर, स्टेट ऑफ सिंगापुर, इनकी अवस्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, जो सिंगापुर है इसका जो पूरा एरिया है ये हमारे, चलिए हमारी जो फोर्थ न्यूज है इस पर हम आते हैं। ये न्यूज बात करती है दलहन में आत्मनिर्भरता को लेकर के। तो नीति आयोग है उसने दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया है, एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्ट्रेटजीज एंड पाथवेज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता, यानी कि आत्मनिर्भरता के लिए दलहन के लिए क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, ये रिपोर्ट है। ठीक है, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में दलहन सबसे बड़ा उत्पादक है, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत है।
कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 28% हिस्सा भारत के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारी जरूरतें क्योंकि ज्यादा है इसीलिए हमें आयात करना पड़ता है। हमारे कुल खाद्य कृषि आयातों में सबसे ज्यादा दलहन और खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो GS3 का जो टॉपिक है हमारा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, इसमें यह टॉपिक हमारा आता है। इसी में हमारी पोषण सुरक्षा भी आ जाती है। अब सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो दालें हैं, दालों का भारत के लिए क्यों रणनीतिक महत्व है, भारत के लिए दालें क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो मैंने बात की आपसे कि पोषण सुरक्षा, कि भारत मूल रूप से भारत में जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जैसा इस मैप में दिखाया भी गया है कि लगभग औसत जो हमारा है वो 29% है, जिसमें जो नॉर्थ बेल्ट है ना, जो नॉर्थ के राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर जो पोषण सुरक्षा है, इनको जो प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके लिए प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो दाल ही है। इसीलिए हमारे लिए दाल हमारी पोषण सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सतत विकास की बात करें, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी दाल के पौधे करते हैं। जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसमें जो दाल के पौधे होते हैं उसकी जड़ों में जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं ये ग्रंथियां नाइट्रोजन का फिक्सेशन मृदा में कर देती हैं, जिससे कि मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। और भारत की जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसकी मात्रा कम पाई जाती है। इसीलिए जो यूरिया का कंजम्पशन है वो भी भारत में बहुत ज्यादा है, और कई जगह हम देख रहे हैं कि यूरिया के बहुत ज्यादा उपयोग करने से हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो भी इससे प्रभावित हो रही है, हमारी मृदा की उर्वरता है वो भी इससे प्रभावित हो रही है। इसीलिए सतत विकास के लिए भी हमें दालों के उत्पादन पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो दालों का उत्पादन है उसमें चुनौती क्या है। तो सबसे पहली चुनौती है कम उत्पादकता और उपज का अंतराल। जो भारत है, भारत में जो भारत की भूमि है, भारत की भूमि में कुल उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो वैश्विक उत्पादन से कम है। जैसे भारत में है 0.74 टन प्रति हेक्टेयर, और जो वैश्विक उत्पादन है, वैश्विक औसत उत्पादन है वो है 0.969 टन प्रति हेक्टेयर। अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखें तो यहां पर मैप में दिखाया गया है कि जैसे भारत है, भारत में कम उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर, वहीं इजिप्ट में, सऊदी अरब में, और साथ ही यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, यहाँ पर जो स्थान कंट्रीज हैं उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा है दालों का। तो यहां से ही हम आयात करते हैं, कनाडा, यूएसए से भी हम आयात करते हैं। तो विश्व के अलग अलग देशों से हम दालों का आयात करते हैं, क्योंकि हमारी जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर वो कम है। अब अगर हम दूसरी कारण की बात करें तो अधिक लाभदायक फसलों की ओर जो हमारे किसान हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे जो दालें होती हैं, दालों की जो बुआई से कटाई तक का जो समय होता है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। वहीं गन्ना हुआ, कपास हुई, या अन्य ऐसी जो अच्छी मूल्य वाली जो फसलें होती हैं उसमें बुआई से कटाई का समय भी कम होता है, और वो ज्यादा उत्पादकता भी देती हैं और उससे ज्यादा मूल्य भी किसान को मिलता है। इसलिए जो भारत के किसान है वो दालों की बजाय और दूसरी उच्च मूल्य वाली फसलों पर वो शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक दूसरा कारण है। आर्थिक लाभ एक कारण हो गया। फिर हो गया इसी वजह से जो है बुआई क्षेत्र वो लगातार घट रहा है। यहाँ पर आंकड़े भी बताए गए हैं कि 2021-22 और 23-24 के बीच में लगभग 10.5% बुआई क्षेत्र जो है वो घटा है। इसकी वजह से 2 सालों में जो उत्पादन है, उत्पादन भी 11.2% कम हो गया है। तो ये भी बुआई क्षेत्र कम होने की वजह से। साथ ही जो दाल है, दाल मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर फसल है। लगभग 80% क्षेत्र जो है वो वर्षा आधारित है। तो वर्षा की जो अनिश्चितता होती है उसकी वजह से भी दालों का उत्पादन जो है वो लगातार कम हो गया है भारत में। ठीक है, तो ये हमारी चुनौतियां हो गई। अब जो रोड मैप की हम बात कर रहे हैं कि नीति आयोग क्या रोड मैप देता है, तो रोड मैप जो नीति आयोग दे रहा है वो 2 तरीके से दे रहा है। एक कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्रसार की, कि जो बुआई क्षेत्र है, दालों का जो कुल बुआई क्षेत्र है उसका विस्तार किया जाए। इसके लिए अलग अलग क्लस्टर की बात कर रहे हैं, जिसे क्वाड्रेंट अप्रोच की बात कही जा रही है। क्वाड्रेंट अप्रोच होगी, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे हाई एरिया हाई यील्ड, हाई एरिया लो यील्ड, लो एरिया हाई यील्ड और लो एरिया लो यील्ड। इन 4 भागों में
क्लस्टर को बांटा जाएगा और उसके माध्यम से फिर निर्धारित किया जाएगा कि किस क्लस्टर में कौन सी दाल का उत्पादन करना चाहिए। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। उसी तरीके से वर्टिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि जितना बुआई क्षेत्र है उसी में उत्पादकता की मात्रा को बढ़ाया जाए, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहे अच्छी करनी हो, चाहे वहां पर जो प्रिसीजन फार्मिंग हो उसको बढ़ावा देना हो, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का निर्माण हो, इसी तरीके से और अच्छी कृषि जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए। तो ये मुख्य दो रूप से करेंगे। साथ ही जो वैल्यू एडिशन है और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, यानी कि उत्पादकता के बाद जो होने वाले जो लॉसेज हैं उसको भी कम करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में जब राइस जो होता है, धान होता है, धान के बाद में जो खेत होता है, खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, इसको उपयोग करने की बात की जा रही है कि जो राइस फैलो एरियाज हैं उसमें भी अब दालों का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। जो फसलें हैं, फसलों के अंदर भी दो फसलों को मिलाकर के मिश्रित फसलों को, या अल्टरनेट तरीके से कि एक बार एक फसल हो गई, फिर अगली बार कोई दाल का उत्पादन कर लिया, फिर अगली फसल हो गई, फिर दाल का उत्पादन कर लिया। इस तरीके से क्रॉपिंग करने की भी बात नीति आयोग की रिपोर्ट ये कर रही है ना। इसी के साथ में जो मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है उसका भी उपयोग किया जाएगा। इसी को और विस्तार से यहां पर बताया गया है कि जो क्षैतिज विस्तार है ना, हॉरिजॉन्टल विस्तार है, कि जो धान का बुआई क्षेत्र है उसको बढ़ाना। इसके लिए धान की प्रति जमीनों में दलहन उगाना, गन्ने जैसे फसलों के साथ अंतर फसली खेती करना, धान गेहूं प्रणाली में बदलाव लाना कि धान फिर गेहूं की बजाय धान फिर दाल, फिर धान फिर दाल, फिर गेहूं फिर दाल, इस तरीके से करना। साथ ही क्वाड्रेंट रणनीति की जो हाई ईल्ड हाई एरिया, लो ईल्ड लो एरिया, इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट में क्लस्टर में बांटना। ठीक है, तो इसी को बताया कि जिलेवार 4 क्वाड्रेंट दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिससे कि जिलों को वर्गीकृत करके वहां पर दालों का उत्पादन किया जाएगा। ऊर्ध्वाधर विस्तार के लिए, वर्टिकल विस्तार के लिए उन्नत बीज किस्मों का, कृषि मशीनरी का अच्छा उपयोग, जो कृषि की इष्टतम पद्धतियां हैं उसका उपयोग, प्रिसीजन फार्मिंग का उपयोग ये किया जाएगा। किस्मों का विकास किया जाएगा जिससे कि जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कम समय में ज्यादा उत्पादकता देने वाली बीज है उसका हम निर्माण कर पाए, जलवायु अनुकूल बीजों का हम उत्पादन कर पाए, ये किया जाएगा। बीजों की गुणवत्ता तक सभी की पहुंच करने की बात की जाएगी, जिसमें 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज की बात की जा रही है। ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे कि किसी एक एरिया में बीजों का वितरण कर दिया जाए और उसी से बीज जो है वो पूरे एरिया में फैल जाए। तो ये कुछ रोड मैप यहां पर नीति आयोग द्वारा बताए गए थे। अब दलहन पर आधारित एक प्रश्न है, ये इस प्रश्न को देखिए। 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? तो अधिकतम आयात किसका रहा? वनस्पति तेल, दलहन, ताजे फल या मसाले? इन चारों में से क्या सही आंसर है ये बताना है आपको। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है वो भी प्रीलिम्स का ही है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं आपको दलहन के संदर्भ में ही, दालों के उत्पादन के संदर्भ में। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं इसको पढ़ करके कमेंट में आप जरूर बताइएगा। 2017 में प्रश्न पूछा गया था क्योंकि 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था, तो इसी के संदर्भ में यह प्रश्न आया था कि दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है। तो इसके क्या लाभ हैं, दलहन की कृषि के क्या लाभ हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब हमारी अगली न्यूज की बात करें तो हमारी अगली न्यूज है वो बात करती है लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में। तो अभी भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसके पास में ही भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने सोहना में इस सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया है जिसमें लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन किया जाएगा। ये न्यूज क्या कहती है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह संयंत्र जब पूरा हो जाएगा तो हर साल लगभग 20 करोड़ बैटरी का उत्पादन ये करेगा, जो कि भारत की कुल 50 करोड़ पैक्स की जो वार्षिक आवश्यकता है उसका 40% पूरा करने में ये सक्षम होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा संयंत्र यहां पर लगाया जा रहा है और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना के तहत इसे लगाया जा रहा है। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स
मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ये 2012 में शुरू किए गए थे और अभी हमारा EMC 2.0 चल रहा है। इसको भी हम आगे न्यूज में देखेंगे कि EMC क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कैसे काम करते हैं, इसको भी हम आगे न्यूज में देखेंगे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारा GS3 का साइंस टेक वाला जो टॉपिक है उसमें ये कवर हो जाता है। साथ ही लिथियम आयन बैटरीज पर प्रारंभिक परीक्षा में इस साल भी प्रश्न पूछा गया था, तो तो लिथियम आयन बैटरीज है उसकी क्या कार्य प्रणाली है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है कि ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है ना। ये रिचार्जेबल बैटरी होती है, दो तरह की बैटरी होती है, एक चार्जेबल होती है, एक रिचार्जेबल होती है, एक चार्जेबल नहीं होती है। जैसे आप नॉर्मल जो अपनी घड़ी में सेल लगाते होंगे या जो पहले बैटरी में जो सेल लगते थे वो रिचार्जेबल नहीं होते थे, जबकि ये रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, इसमें लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और धनात्मक इलेक्ट्रोड लिथियम ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के बीच में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच ये गमन करते हैं। ये कैसे होता है, जैसे जब चार्जिंग होती है तो जो लिथियम आयन है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं ना, ये तो चार्जिंग होती है। और जब वो डिस्चार्ज जब उसका उपयोग करते हैं, यानी कि जब वो डिस्चार्ज होती है तो एनोड से कैथोड की ओर जो लिथियम आयन है ना, लिथियम आयन Li+2 ना, इसके ऊपर 2 धनात्मक आवेश होता है, तो ये लिथियम आयन एक दूसरी जगह पर ये ट्रांसफर होते हैं। इसी से क्या होता है कि बिजली का उत्पादन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां पर बनती है और उसका यूज करके हम अपने अलग अलग संयंत्र हैं, अलग अलग जो हमारे उपकरण हैं उसको हम चलाते हैं। तो ये लिथियम आयन बैटरी की वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब हम बात करते हैं कि लिथियम आयन बैटरी पर क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, इसके क्या प्रमुख लाभ है। तो सबसे पहले इसका उच्च ऊर्जा घनत्व। अभी तक जो बैटरीज होती हैं, जो किफायती बैटरीज होती हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी का सबसे ज्यादा ऊर्जा घनत्व है और ये बहुत कम जगह लेती है। प्रति किलो जो इसमें 75 से 200 वाट किलो घंटे जो है वो इसमें स्टोर हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि इन्हें बार बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ती है। आप देखते हैं कि पहले जो फोन होते थे, जो आपके फोन होते थे, उसमें लगातार लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है और उसमें बार बार उसको रिचार्ज करने की आवश्यकता कम पड़ती है। जब वो बहुत लंबे टाइम तक उसको यूज कर लेते हैं तब वो खराब हो जाती है, फिर चार्जिंग की समस्या वहां पर आती है। इसी के साथ ये हल्की होती हैं और कम विषाक्त भारी धातुएं ये उत्सर्जित करती हैं, जबकि जो पुरानी लेड आधारित जो बैटरीज होती थी तो उसमें क्या होता था कि जो लेड है एक प्रकार की विषाक्त भारी धातु है, जिससे कि अगर वो हमारे खाद्य श्रृंखला में आ जाता है तो उससे अलग अलग बीमारियां होने की संभावना होती है। तो जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें इस प्रकार का कोई भी विषाक्त धातुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इनका जो प्रदर्शन है वो बेहतर है कि इनको ये चार्ज भी जल्दी हो जाती है और डिस्चार्ज भी ये धीरे होती है। इससे क्या होता है कि लंबे टाइम तक इनका उपयोग किया जा सकता है और ये ऊर्जा को अच्छे तरीके से स्टोर कर सकती हैं और लंबे समय तक सही ढंग से काम करती हैं। तो जो इनका रिचार्जिंग जो साइकिल होता है वो भी अपेक्षाकृत ज्यादा होता है जो पारंपरिक बैटरी थी, जो हमारी लेड आधारित बैटरी होती थी उसकी अपेक्षा में। तो ये हमारे कुछ प्रमुख लाभ हो गए लिथियम आयन बैटरी के। अब इसकी कुछ चुनौतियां देख लेते हैं। तो चुनौतियां हैं वो इसकी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में नहीं है, जबकि इसकी उत्पादकता के संदर्भ में है। यहाँ पर जो आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुभेद्यता है कि भारत जो चीन है, भारत जो है वो लिथियम आयन बैटरी के आयात पर ही निर्भर है अभी तक, और जो चीन है वो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा और लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन का लगभग 70% वो नियंत्रित करता है। ठीक है, लिथियम का टोटल आधा और लिथियम आयन बैटरी लिथियम आधारित जो बैटरीज हैं उसका वो 70% नियंत्रित करता है। और भारत ने लगभग 1.2 अरब डॉलर की लिथियम आयन बैटरीज को आयात की थी 2018 से 2022 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा हम आयात पर निर्भर हैं। इसी के साथ में इसमें कुछ सुरक्षा संबंधी खतरे भी हैं। इसमें ज्वलनशील पदार्थ यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे आपने कई बार देखा होगा कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो फट गई हैं। ऐसी घटनाएं आपने कई बार सुनी होंगी। तो वो भी एक खतरा इसकी वजह से है। पर्यावरणीय प्रभावों की बात करें तो लिथियम के खनन के लिए जल की अधिक खपत की आवश्यकता होती है। प्रति टन लिथियम के उत्पादन के लिए लगभग 2000 टन जल आवश्यक होता है, इसलिए पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव ये डाल सकता है। साथ ही पुनर्चक्रण इकाइयों की कमी की वजह से इन बैटरियों का सुरक्षित निपटान नहीं हो पाता है, जिससे कि ये लंबे टाइम तक हमारे पर्यावरण में बनी रहती हैं और हमारे पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां लिथियम आयन बैटरीज की थी। ठीक है,
अब बात करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना ये क्या है। तो ये जो योजना है 2012 में शुरू हुई थी। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मेटी जो हमारा मंत्रालय है इसका। इसके उद्देश्य की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करना, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, यानी कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने के लिए भारत में निवेश को आकर्षित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अनुदान संबंधी जो सहायता है इसमें दो प्रकार से की जाती है, एक तो ग्रीनफील्ड, एक ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड क्या होता है? जिसको बिल्कुल शुरू से बनाया जाता है, शुरुआत से जिस योजना को बनाया जाता है उसे ग्रीनफील्ड योजना कहते हैं। तो वहां पर प्रति 100 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना का लगभग 50% हिस्सा जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। और जो ब्राउनफील्ड यानी कि जो पहले से चल रही योजना है उसमें प्रति योजना अधिकतम 50 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत लगभग 75% तक देना, ये इसका इस योजना के अंतर्गत इसे कवर किया जाता है। और अभी जो फिलहाल है में हमारी EMC 2.0 ये योजना चल रही है, और ये हमारी जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति है 2019 की, उसके तहत इस योजना को अब चलाया जा रहा है। और अब हम चाहते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर्स बने, जिससे कि हम जो मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण कर पाए। अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बताया 2025 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न है आपका कि विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इनमें से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनने के लिए, कैथोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड बनने के लिए उपयुक्त होते हैं? कोबाल्ट, ग्रेनाइट, लिथियम और निकल। तो कौन कौन सा इसमें सही है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हमारी जो अगली न्यूज और आज की आखिरी न्यूज है उस पर हम आते हैं, जो बात कर रही है हेल्थ AI के संदर्भ में। अभी हम जैसे भारत का जो इंडिया AI मिशन है वो हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारी गवर्नेंस हो या हमारे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो, हर तरीके से हम चाहते हैं कि अब हम AI का उपयोग करके भारत को एक विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर पाए। तो उसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ है भारत और हेल्थ AI GRN के बीच में, ये चर्चा में रहा। तो ये क्या है? हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है ना, ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। ये एक NGO है, उस NGO में भारत शामिल हुआ है। इसमें भारत, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर, अभी जो हमने सिंगापुर की बात की तो मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में भी भारत और सिंगापुर AI के संदर्भ में सहायता कर रहे हैं, तो वो सहायता यहीं पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य GRN जो देश हैं उनके साथ मिलकर के हम हेल्थ AI के साथ हम काम करेंगे, जिससे कि एक सुरक्षा प्रोटोकॉल साझा किया जाएगा और क्लिनिकल सेटिंग्स में AI के प्रदर्शन की लगातार निगरानी की जाएगी कि जो AI है, AI का उपयोग कितना बेहतर तरीके से क्लिनिकल रिजोल्यूशन यानी कि नैदानिक उपचार में हम उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो साझेदारी है ये इंडिया AI रणनीति है ना, जो हमारी इंडिया AI मिशन है उसी के समर्थन में है, जो कि बात करती है कि एक व्यापक और समावेशी एक AI इकोसिस्टम बनाया जाए ताकि हम AI का उपयोग करके भारत का विकास कर पाए। और ये हमारी GS3 का जो साइंस टेक वाला पार्ट है उसमें ये कवर हो जाता है ये टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हेल्थ AI GRN है ये है क्या। ठीक है, तो जो हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है ये जिनेवा में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन यानी कि एक NGO है जो AI संचालित स्वास्थ्य नवाचारों तक सभी की न्याय संगत पहुंच हो इसके लिए वो काम करता है। यानी कि ये हेल्थ के सेक्टर में AI के उपयोग पर ये काम करता है। ये सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक स्वास्थ्य अग्रणियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसका फोकस है AI गवर्नेंस और विनियमन है ना। ये हेल्थ सेक्टर में AI गवर्नेंस और रेगुलेशन पर ये काम कर रहा है जिससे कि AI विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना सके, कि AI का उपयोग करके हम विश्व की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको हम बेहतर कर पाए। GRN के जो सदस्य देश हैं वो ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ AI रिलेटेड रजिस्टर्ड सॉल्यूशंस फॉर हेल्थ तक विशेष पहुंच प्राप्त करते हैं। इसमें भाग लेने वाले विनियामक प्राधिकरण अपने देशों से AI संबंधित पंजीकृत समाधानों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि AI से जुड़े हुए हेल्थ सेक्टर के में जो यहाँ पर जो इनके पास रिपोजिटरी है, जो इनके पास डेटा है, उसका उपयोग करके AI को ये ट्रेन कर सकते हैं और उसका उपयोग हम हमारे रेगुलेशन के लिए AI का हेल्थ सेक्टर में उपयोग करने के लिए हम उसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें एआई का उपयोग की क्या भूमिका हो सकती है और क्या उसकी चिंताएं हैं। तो सबसे पहले अगर भूमिका की हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवा वितरण में बदलाव इससे आएगा, क्योंकि अगर एआई आ जाता है तो एआई आने से और ज्यादा न्याय संगत स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण हो जाएगा। इससे डेटा संचालित, कुशल और रोगी केंद्रित देखभाल को सक्षम हो पाएंगे। साथ ही बढ़ती आबादी और बढ़ती लागत की चुनौतियों का समाधान भी ये कर पाएगा, एआई का उपयोग अगर हम करते हैं तो। साथ ही लक्षित उपचारों को सक्षम बनाया जा सकेगा, है ना। इससे जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जो अभी तक हम जो क्लिनिक ट्रायल्स हैं वो पशुओं पर करते हैं और कुछ प्रारंभिक चरणों में हम हम इंसानों पर भी करते हैं, तो उसका नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एआई जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उनको बेहतर किया जा सकता है, उसको पर्सनलाइज इलाज के लिए ये सहायक हो सकता है। कनेक्टेड केयर को बढ़ावा देगा, वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाएगा। अभी जो नर्सेज होती हैं उसकी बजाय वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाएगा जो कि निगरानी रखेगा कि जो मरीज है उसकी देखभाल वो करेगा। चैटबॉट्स होंगे, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स के जरिए लगातार देखभाल और बेहतर रोगी सहभागिता यहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगी। यानी कि जो एआई है वो चाहे क्लिनिकल ट्रायल्स के संदर्भ में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच के संदर्भ में हो, चाहे वो रोगी देखभाल के संदर्भ में हो, हर तरीके से एआई का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती तो डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता है। जिससे एआई को ट्रेन किया जाएगा वो कितना बेहतर तरीके का डेटा होगा, उसके संदर्भ में एक चिंता है, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य डेटा बहुत ही संवेदनशील होते हैं और कई बार ये हमारी निजता का हनन भी कर सकते हैं अगर हम हमारे स्वास्थ्य डेटा को अगर किसी के साथ साझा करते हैं, क्योंकि ट्रेन करने के लिए, एआई को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा साझा करना होगा और उस डेटा का दुरुपयोग होने की संभावना भी होती है, ठीक है। तो यहीं पर यह बात कही जा रही है कि इससे जो स्वास्थ्य डेटा है वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और ये अक्सर असंगत व बिखरे हुए होते हैं और एआई के विकास, मूल्यांकन और उपयोग के लिए सही ढंग से व्यवस्थित करने में यहां पर ये चुनौती एक आ सकती है। साथ ही कुशल कार्यबल की कमी है कि अभी जो एआई इंजीनियर्स हैं वो हमारे पास में उतने कुशल और उतने ज्यादा नहीं है। साथ ही नैतिकता और विनियमन के संदर्भ में भी है कि मान लीजिए अगर कोई एआई टूल्स गलती करता है तो उसके संदर्भ में किसे सजा दी जाएगी, उसका क्या प्रावधान होगा। साथ ही जो हमारी पक्षपात होने की संभावना होती है, चाहे जो डेटा है, डेटा अगर गलत तरीके से अगर एआई को ट्रेन कर दिया जाएगा उसके संदर्भ में क्या सजा के प्रावधान होंगे, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की अस्पष्टता भी एक प्रकार की चुनौती का जन्म यहाँ पर देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एआई को सेवा क्षेत्र में बेहतर करने के लिए क्या सिफारिशें हो सकती हैं, इसको कैसे और बेटर बनाया जा सकता है। सबसे पहले जो डेटा का उपयोग है उसको एथिकल किया जाए, कि एथिकल डेटा उपयोग यहाँ पर किया जाए जिससे कि सुरक्षित उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा डेटा तक जिम्मेदारी पूर्ण तक जो पहुंच है वो सभी को दी जाए। साथ ही डोमेन विशेषज्ञता की जो डेटा की व्याख्या करने के संदर्भ में, साथ ही जो उससे जुड़ी हुई सार्थक अंतर्दृष्टि है उसका मार्गदर्शन करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो इंजीनियर्स हैं, जो एआई इंजीनियर्स हैं वो ही अलग अलग एआई मॉडल्स को ट्रेन करें, तो उसके संदर्भ में। साथ ही मजबूत अवसंरचना बनानी होगी हमें कि जो रियल टाइम क्लिनिकल डिसीजंस हैं वो ले पाए। इसके लिए हमें कंप्यूटिंग पावर और क्लाउड सिस्टम में निवेश करने की आवश्यकता होगी। कार्यान्वयन को बेहतर करना होगा। सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद एआई समाधान बनाने के लिए हमें व्यवहारिक चुनौतियों का अध्ययन करना भी आवश्यक होगा। कार्यबल प्रशिक्षण, जो एआई को चलाएंगे उसके लिए हमें जो हमारे जो कार्मिक होंगे, जो पर्सनल्स होंगे, उसका प्रशिक्षण करना भी जरूरी होगा। तो ये कर करके हम और बेहतर तरीके से एआई को अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड यूपीएससी में 2023 में प्रश्न भी आया था कि एआई की अवधारणा का परिचय दीजिए, साथ ही एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद कर सकता है। क्या आप स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं, कि एआई क्या है वो बताना है। साथ ही एआई का क्लिनिकल निदान में क्या सहायता हो सकती है और साथ ही एआई के उपयोग से क्या कहीं हमारी जो निजता का हनन भी हो सकता है। तो ये हमारी जो न्यूज़ थी आज की वो हमने कवर कर ली है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। तो जो हमारे आज में सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व हैं उनकी हमने न्यूज़ की स्टार्टिंग में भी बात की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के महान दार्शनिक थे और समाज में रूपांतरकारी यानी कि क्रांतिकारी बदलाव के लिए ये शिक्षा के सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास रखते थे। इसी संदर्भ में हम शिक्षक दिवस इनकी जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, अब अगर इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1930 के दशक में ये लीग ऑफ नेशंस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, है ना। उस समय जो राष्ट्र संघ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत बने और 1952 में ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, इन्होंने पूर्वी और पाश्चात्य दर्शन की तुलना में और पश्चिमी देशों के लिए भारतीय दर्शन की इन्होंने व्याख्या की कि पूर्वी और पाश्चात्य दर्शन की इन्होंने तुलना की, साथ ही भारतीय दर्शन कितना बेहतर है ये इन्होंने जो पश्चिमी लोग हैं उनको बताया। इनकी अगर साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो द प्रिंसिपल उपनिषद, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, उपनिषदों का दर्शन एंड आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शन, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इनसे हम अगर कुछ मूल्य सीखना चाहें तो बुद्धिमत्ता, प्रतिबद्धता और समर्पण, ये मूल्य हम इनसे सीख सकते हैं। तो मुख्य रूप से इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी क्योंकि अब हर साल ही कोई एक बुक से प्रश्न पूछ रहा है, तो ये बुक जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनके द्वारा ये लिखी गई थी। अब चलिए हमारी जो अन्य सुर्खियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो अन्य सुर्खियों में सबसे पहले जो मिशन मौसम है ये सुर्खियों में रहा। तो मिशन मौसम क्या है? भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में मिशन मौसम के तहत 4 अतिरिक्त रडार स्थापित किए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो उसी के संदर्भ में आईएमडी द्वारा ये 4 नए रडार स्थापित किए गए हैं। तो अगर मिशन मौसम की बात करें तो 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था और इसका जो क्रियान्वयन है वो भारत का मौसम विभाग है वो करता है और साथ ही इसके अलग अलग जो संस्थान है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं वो करते हैं। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम और जलवायु संबंधी सेवाओं में सुधार करना, कृषि, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रों में समय पर सटीक अवलोकन और मॉडलिंग और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करना। इसका मुख्य काम मुख्य रूप से यही है कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान ये हमें उपलब्ध कराता है। अगली सुर्खी, संक्षिप्त सुर्खी हमारी वो बात करती है मेंथेडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट की। ठीक है, तो ये क्या है कि भारतीय खेलों में अत्याधुनिक एंटी डोपिंग परीक्षण के लिए एक दुर्लभ रेफरेंस मटेरियल बनाया गया है जिसका नाम है मेंथेडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट। ठीक है, इसे विकसित किया गया है नेशनल डोपिंग लेबोरेटरी और साथ ही एनआईपीआर गुवाहाटी द्वारा, है ना। तो ये 2 संस्थाओं द्वारा इसे बनाया गया है। अब यहाँ पे जो रेफरेंस मटेरियल है वो क्या होते हैं? जो रेफरेंस मटेरियल होते हैं ये जो डोपिंग की जाती है, जो खेलों में अपनी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो खिलाड़ी डोपिंग का यूज करते हैं, अलग अलग स्टेरॉइड्स या दवाओं का यूज करते हैं, उसकी पहचान करने में ये रेफरेंस मटेरियल बहुत सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये 450 से अधिक पदार्थों की पहचान करने में ये मदद करेगा जो कि एंटी डोपिंग, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा है उसके द्वारा वो प्रतिबंधित है। इससे उन एथलीटों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो मेंथेडिनोन और स्टेरॉइड जैसे इसका ये सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपका जो खेल एथिक्स है यानी कि स्पोर्ट एथिक्स है उसके संदर्भ में आप इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। अब अगली जो है वो हमारी हॉलमार्किंग के संदर्भ में शॉर्ट न्यूज है। तो हॉलमार्किंग क्या होती है? हॉलमार्किंग होती है कि किसी भी उत्पाद के ऊपर उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में मार्किंग करना, है ना। तो ये हॉलमार्किंग होती है। जैसे आप जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं उसमें आप स्टार रेटिंग देखते होंगे 1 to 5 के बीच में, तो वो उसके जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके संदर्भ में वो स्टार रेटिंग दी जाती है। इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, इसको आप देख सकते हैं। तो अभी जो चांदी के आभूषण है, चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID आधारित ये हॉलमार्किंग शुरू की है और इसे स्वैच्छिक बनाया गया है। अभी ये स्वैच्छिक है, अभी ये इसको मतलब पूर्णतः लागू नहीं किया गया, स्वैच्छिक रूप से ये HUID शुरू की गई है। अब हॉलमार्किंग होती है वो क्या होती है? किसी भी बहुमूल्य धातु से बनी वस्तु में उस धातु की मात्रा को सटीक रूप से निर्धारित करने और आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड रखने की ये प्रक्रिया होती है। अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो आप कोई भी आभूषण खरीदते हैं उसमें उसका ईयर ऑफ मेकिंग,
जो ज्वेलरी जिसने बनाई है ज्वेलर उसका मार्क, उसका आइडेंटिफिकेशन, साथ ही जिसने उसकी गुणवत्ता की जांच की है उस एजेंसी का मार्क, उसकी क्या प्योरिटी है और क्या उसकी ग्रेड है, फिटनेस ग्रेड है वो, और साथ ही जो बीआईएस है ना, भारत का जो बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क है उसकी वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, तभी उसको आप खरीदिए। ये बात हॉल मार्किंग के संदर्भ में। इसका उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ उपभोक्ता जो आभूषण है और उनकी वस्तुओं की प्रामाणिकता, गुणवत्ता और सही पहचान सुनिश्चित करने में ये हेल्प करती हैं, और इसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस द्वारा इसे विनियमित किया जाता है। अब अगर हम बीआईएस की बात करें तो बीआईएस क्या है? बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो कि अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनके मानकों को ये निर्धारित करता है। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत की गई थी और अब बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत ये संचालित होता है। तो ये एक प्रकार की ये वैधानिक संस्था है। इसका जो मुख्य कार्य है वो मानक निर्धारित करना, उत्पादों को प्रमाणित करना, जिसमें आईएसआई मार्क होते हैं, हॉल मार्किंग होती है, साथ ही परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करना, जो कि इनका जो अलग अलग उत्पाद होते हैं इसका परीक्षण वो करते हैं। अब अगली न्यूज पर हम आते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे कोल के संदर्भ में, जो कोयला खदान होती है उसके संदर्भ में। दो, एक तो लाइव और एक अर्था, है ना, इन दो का जो उद्घाटन अभी किया गया है, ये क्या है इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में लाइव्स और अर्था रेटिंग का अनावरण किया गया है, और ये कोयला और लिग्नाइट खानों के संदर्भ में ये है। तो सबसे पहले लाइव्स की बात करें हम, तो ये एक व्यापक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। इसे वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के अनुरूप खान को बंद करने के लिए जिम्मेदार और संधारणीय बेंचमार्क तरीकों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया। यानी कि जो खाने अब जहां से उत्पादन नहीं हो रहा है उसको बंद करने की जो सर्वोत्तम प्रणालियां हैं उसके लिए लाइव्स को लाया गया है। अर्था जो है, अर्था क्या है? ये एक प्रकार की ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है जो पुराने जो खनन भू क्षेत्र हैं उसको उत्पादक और पर्यावरण अनुकूल परिसंपत्तियों में बदलने के लिए ये निवेश को आकर्षित करेगा। तो अभी जो हम देखते हैं कि भारत में जो कोयला खदानें हैं वो अभी बहुत ही बुरी स्थिति में है ना। जैसे अगर आप झारखंड, उड़ीसा के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी जो कोयला की जो खदानें, वहां पर खनन तो खत्म हो गया लेकिन वो खदानें अभी तक भरी नहीं गई हैं, जिसका अभी हम ना तो उपयोग कर सकते हैं और उसका पर्यावरणीय नुकसान भी होता है। तो उसी के संदर्भ में लाइव्स और अर्था को लाया गया है। अब जो अगली न्यूज है ये है आयुर्वेद आहार के संदर्भ में। आयुर्वेद आहार क्या है कि जो एफएसएसएआई है और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद आहारों की एक उत्पादों की एक सूची जो है वो इन्होंने जारी की है, जो भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2022 का ये हिस्सा है। अगर आयुर्वेद आहार की बात करें तो ये उसका लोगो है। इस लोगो में सबसे पहले ये 5 पत्तियां हैं। ये 5 पत्तियां प्रतीकात्मक रूप से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आयुर्वेद आहार का उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं को आयुर्वेद आहार को पहचानने में मदद करना। अभी जैसे आप देखते हैं कि जैसे किसी भी उत्पाद पर एक रेड मार्क होता है, मतलब कि वो क्या होता है, एफएसएसआई के द्वारा वो निर्धारित है, जो नॉनवेज आइटम के संदर्भ में है। इसी तरीके से ग्रीन मार्क होता है जो वेज आइटम उसको दर्शाता है। उसी तरीके से ये एक हॉलमार्क बनाया गया है जो कि बताएगा कि ये उत्पाद जो है ये आयुर्वेद आहार है। ठीक है, इसमें आ और ए के अक्षरों को मिलाया गया है। ये आ और ए के अक्षरों को मिलाया गया है, और जो इसमें हरा रंग है वो प्राकृतिक, जैविक, पौष्टिक, हर्बल और ऑर्गेनिक को दर्शाता है। तो ये इस लोगो का मतलब है। तो ये लोगो आयुर्वेद आहार का जारी किया गया है। आयुर्वेद आहार का जो फॉर्मुलेशन है वो शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिया गया है। और अगर हम इसमें बात करें कुछ महत्वपूर्ण आहारों की, तो इसमें अंगारकटी, कृष्णा, पानक, गुलकंद, ये कुछ प्रमुख दही आधारित जो उत्पाद हैं इनको आयुर्वेद आहार के रूप में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। तो ये हमारी न्यूज हो गई। अब जो अगली न्यूज है वो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि एनआईआरएफ 2025 की बात करती है। तो जो एनआईआरएफ है वो जारी हुई है, जिसमें आईआईटी मद्रास को तो समग्र श्रेणियों में और सिर्फ विश्वविद्यालयों की जो श्रेणियां हैं उसमें आईआईएससी बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। लगातार काफी समय से आईआईएससी बेंगलुरु ही पहला स्थान हो रहा है। और अगर समग्र रूप से देखें तो अलग अलग आईआईटी, कभी आईआईटी खड़गपुर, कभी आईआईटी मद्रास, कभी आईआईटी रुड़की, इस तरीके से ये अलग अलग प्रथम स्थान पर आते रहते हैं।
तो NIRF है, इसकी शुरुआत 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान करना, ताकि वो बेहतर रूप से अपना निर्णय ले पाए। और इसका जो मूल्यांकन होता है वो इन 5 मापदंडों पर होता है, और वो इसमें शिक्षण, लर्निंग और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता, धारणा उसके संदर्भ में क्या है। तो ये मुख्य रूप से ये 5 मानक होते हैं, इसके आधार पर इस फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाता है और इसमें रैंकिंग की जाती है। ठीक है, अब अगली और आज की जो आखिरी शॉर्ट न्यूज है वो है मणिपुर के संदर्भ में। तो मणिपुर के जो कुकी जो समूह थे उनके बीच में समझौता, शांति समझौता हो गया है। इसमें कुकी जो जोमी और हमार, ये 3 उग्रवादी समूह थे, इनके बीच में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता, इसको फिर से नवीनीकृत कर दिया गया है। ये 2008 से ये लागू हुआ था और इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक वार्ता शुरू करके दुश्मनी को खत्म करना है, ताकि हिंसा को वहां पर कम किया जाए और संवैधानिक दायरे को वहां पर बढ़ाया जाए और इससे एक राजनीतिक समाधान खोजा जाए, न कि हिंसात्मक गतिविधियां हों। पूर्वोत्तर में इसी प्रकार के और भी अन्य शांति समझौते हुए हैं, जिसमें NLFT-SD समझौता 2019 का है जो त्रिपुरा में हुआ था, बोडो समझौता है जो असम में हुआ था, कार्बी समझौता है जो असम के ही कार्बी समूहों में हुआ था। तो इस प्रकार से ये अलग अलग समझौते हुए हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर की यात्रा करने वाले हैं, इसी के संदर्भ में ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। चलिए, आज की जो हमारी न्यूज थी उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भारत में दलहन उत्पादन के संदर्भ में है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये आप बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में है, उसके संदर्भ में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों में से कौन सा सही है उसके आधार पर अपना सही ऑप्शन हमें बताइए। अगर अगले थर्ड क्वेश्चन को देखें हम, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो वाद विदोषी विधायकों के तत्काल अयोग्यता के संदर्भ में है, जो हमने राजनीतिक अपराधीकरण के संदर्भ में हमने देखा था। तो इसके संदर्भ में कौन सा केस सही है, इस केस को आपको बताना है। अगली जो न्यूज है वो हॉलमार्किंग के संदर्भ में, शॉर्ट न्यूज में हमने इसे कवर किया है। BIS जो है वो हॉलमार्किंग करता है। ये आपकी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसके संदर्भ में, इसको आप बताइए कौन सा सही है। अगर 5th क्वेश्चन को हम देखें तो 5th क्वेश्चन मिशन मौसम के संदर्भ में है, जो कि मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है। उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, 2 क्या सही है इसमें बताइए। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 भी है, जो कुल प्रजनन दर, जो हमारी फर्स्ट न्यूज थी आज की, उसके संदर्भ में कुल प्रजनन दर और शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में 2 इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो कौन सी परिभाषा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ जो आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी उस पर हमने विस्तार से चर्चा की, और आज पुनः आपको जाते समय फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।